इस क्रिएशन ऑफ इसराइल का जो असल फ़लसफ़ा है, वो तो उनके मज़हबी अकायद के साथ ही मिलता है। मेरे पिछले 4-5 साल की मेहनत है और ये जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान 14 साल बाद जीता है। तमाम प्लेयरों ने बहुत बेहतरीन जो है वो खेल का मुजाहिरा किया। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो मेरी शादी पे आए हुए थे। उनको शादी ब्याह से कुछ लेना देना है ही नहीं। सोच ये कहती है कि जितने भी कार्डिक मसले होते हैं उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मसरूओं की जरासीम से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल करीम। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आपका दिन आज बहुत अच्छा उसका आगाज़ हुआ होगा। ऑल्दो कि अगर आप कराची में रह रहे हैं तो इस वक्त पूरे कराची में जो है ना वो ऐसी वबा फैली हुई है। तो भाई आज हम आगाज़ इस मैसेज के साथ कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द का, अपने जो एल्डरली हैं घर में बुज़ुर्ग हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि डेंगू चिकनगुनिया बुरी तरीके से फैला हुआ। क्योंकि हमने चलें बुज़ुर्गों की बात करी लिए तो आज दुनिया भर में जो है वो जी बुज़ुर्गों का आलमी दिन है, आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से प्रोग्राम का आगाज़ जो है हदीस नबी से करेंगे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना करे। ये इस्लाम की इंसानियत नवाजी और उसका दर्स एहतराम है जो इस इरशाद ग्रामी से साफ़ तौर पर वाज़े हो रहा है। जो अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ उस्मत व एहतराम का बर्ताव ना करे, उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आए, वो हम में से नहीं। दुनिया और आखिरत की फ़लाह बुज़ुर्गों की ख़ुसूसन बूढ़े वालिदैन की इज़्ज़त व तकरीम और ख़िदमत में। इसकी अच्छी बात के साथ बड़ी खबर, सहूनी फोर्सेस का लबनान पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बाद ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़। लबनानी सरजमीन को हिज़्बुल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की जानिब देख रही है। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब की शोहरत के वाज़े सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब पेज पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीरों में शामिल। पाकिस्तान में शादियों पर बेजा अखराजात ज़रूरी या फजूल खर्ची। गैलप सर्वे बदलते ज़माने की बदलती सोच की तर्जुमानी कर रहा है। नौजवान क्या सोचते हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। दांतों की सफाई मसूड़ों के साथ जिस्मानी सेहत के लिए भी लाजमी। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया कैंसर का सबब बन सकता है। नई तहकीक में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल। मोमिन फैजान और आयत आसमी कैंडिडेट मास्टर अवार्ड की हकदार। फ़ख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। ऑल राइट, तो बड़ी ख़बर आपने जानी। और इन तमाम बड़ी ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर ये कि इसराइल इस वक्त बिल्कुल एक बदमस्त हाथी की तरह रौंदता चला जा रहा है। अब ऐसे में दुनिया को इंतज़ार था कि बतौर इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। और ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान इसराइल की न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ जो है उसको बयान किया। उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया है कि पाकिस्तान हर सूरत गज़ा में जंग बंद चाहता है और लबनान पर होने वाली ताज़ा हमलों की भी शदीद मज़म्मत करता है। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UNGA की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNGA के 79वें इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो खिताब है वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर बन चुकी है। यूट्यूब के नाज़रीन के अलावा तकरीर ने अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर 1.6 मिलियन से ज़्यादा आरा जो हैं वो हासिल की हैं। ऑल राइट, तो जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। अब इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का सबसे बड़ा इस्तिआरा लबनानी तंजीम के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के जाबाक होने के बाद मशरिक़ वस्ता के हालात अब मज़ीद संगीन हो गए हैं। सूरत हाल यह है कि ताहाल हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की तदफ़ीन के लिए मुकाम का ऐलान नहीं कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस नमाज जनाजा में इंतहाई अहम शख्सियात की शिरकत होनी है, इसलिए हालात के साजगार होने तक ताख़ीर हो सकती है। एक ज़राए के मुताबिक ये तदफीन एक मुक़द्दस शहर के मुक़द्दस मुकाम पर होनी है। अब इस तमाम तर मामले पे हम बात कर लेते हैं। हमारे उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर, थैंक यू सो मच आपके वक्त का।
अब हमने देखा एक जानिब गज़ा था, फिर हिज़्बुल्लाह ने आधी जंग अपनी तरफ मोड़ ली। अब नतीजा जो है शदीद आया और हिज़्बुल्लाह के जो चीफ़ हैं उनको फिर शहीद कर दिया गया। यमन पे भी हमला कर दिया गया है। बैक वक्त 3 महाज खोलकर इसराइल क्या पैगाम दे रहा है? बहुत शुक्रिया जी। इसराइल के जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है जी, मैं समझता हूँ वो दुनिया से तो कोई पोशीदा नहीं है। आज अपने इस तहज़ती महाज, बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उसने जिस तरीके से अपने मोसाद और अपने इंटेलिजेंस इदारे और बहुत ज़्यादा जासूस पैदा कर रखे हैं, उनके अंदर नकब लगा रखी है, तो लिहाजा उसके वो अज़ाइम जो हैं वो तकमील की तरफ यानी वो ले जाने की कोशिश में है। और इस वक्त ये जो रिसेंट उसके दो महाज खास तौर पे जनूबी लबनान और जो यमन उन्होंने खोला है, उसका मकसद यही है कि वो जंग का जो थिएटर है इसका दायरा कार वसी किया जाए। और इसमें खित्ते के दीगर ममालिक, उनकी पूरी कोशिश है कि ईरान को जो है इस जंग के अंदर घसीट लाया जाए, ताकि यकबारगी के साथ ही जो मज़ाहमत का जो प्रोजेक्ट है, जो रेजिस्टेंस का प्रोजेक्ट है, उसको इन वन गो ही जो है मलिया मेट कर दिया जाए। क्योंकि इस वक्त तक इसी मज़ाहमत के प्रोजेक्ट के जो ऑफ शूट्स, चाहे वो आपको फ़लस्तीन के अंदर दिखाई देते हैं, लबनान के अंदर दिखाई देते हैं, यमन में अंसार अल्लाह की शक्ल में दिखाई देते हैं, वो एक एक करके तो उनके निशाने पर पहले ही हैं। लेकिन अब उनका ये ख्याल है कि हम एक ऐसा वार करें कि जिसके हाथों मजबूर होकर या जिसके दबाव में आके ईरान जो है वो ख़ुद इस जंग में कूद पड़े, और उसके बाद जो है उनके पास एक जवाज़ पैदा हो जाए कि देखिए जी, ईरान ने हम पर हमला किया था, ईरान हमारे साथ जंग पर आमादा हुआ था, तो हमें तो जवाब देना था। क्योंकि इसराइल के पास एक बोधी दलील रोज़ अव्वल से वो घड़ता है कि जी हम अपने दिफा के हवाले से जो हक़ रखते हैं, हमारी सिक्योरिटी और हमारे अवाम की सलामती जो है मुक़द्दम है। क्योंकि उनका यहूदियों का और ख़ास तौर पे सहयूनी यहूदियों का तो ये अक़ीदा है कि दुनिया में सिर्फ गोयम वही हैं, यानी इंसान वही हैं, बाकी सब लोग जो हैं वो जानवर हैं, उनके ना कोई हकूक़ हैं, ना उनके कोई, यानी उन्हें वो एक लिहाज से। मंसूर साहब, अभी आपने ईरान की जिस तरह से बात की है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में ईरान की तरफ से किसी भी बड़े रिएक्शन का ना आना इन ख़बरों को तक़वियत नहीं दे रहा कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में जो है वो रजीम चेंज हुआ है? जी, रजीम चेंज तो मैं समझता हूँ यकीनन हुआ है, लेकिन आपने अगर जो नए सदर हैं जिन्होंने अभी इक़्तिदार संभाला है, उनकी इब्तदाई स्पीचेस देखी हों, तो उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में ईरान का वही फॉरेन पॉलिसी एजेंडा जो माजी में सदर रईसी के दौर में था या उससे पहले चला आ रहा है। क्योंकि आपके इल्म में है कि ईरान के अंदर जो है वो चाहे एक पार्लियामान मौजूद है, चाहे एक सदर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे इस नौइयत के जो फैसले हैं और ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी मैटर और दिफाई मामलात जो हैं उस पे जो से है वो उनके रूहानी पेशवा मुर्शिद आला जो हैं वो अली ख़ामेनी, वही इन मामलात को डिसाइड करते हैं। तो उनके सामने वोट टेकिंग के वक्त नए सदर ने भी इसी अज़्म का इजहार किया था कि वो उनकी ये पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पे जो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है उसको एज इट इज़ इंटैक्ट रखेंगे, और यही सूरत हाल इस वक्त वो लेके चल रहे हैं। तो लिहाजा ईरान की तरफ से ये जो रिस्ट्रेंट शो किया जाना है रद्द-ए-अमल में, ये दरअसल उनकी हिकमत अमली का ही हिस्सा है। क्योंकि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर ईरान अपने आप को रीजनल जो इस वक्त पावर्स हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ के अंदर या इवन अपने अगर इमीडिएट हमसायों में वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ देखें, तो उससे ऐसी कोई जिसे कहना चाहिए ठोस सपोर्ट मिलने की तवक्को नहीं है, न सफारती और ना ही मादी तौर पे। तो यही वजह है कि वो अकेले में इस नौइयत का यानी एडवेंचर जो है या जो एक्टिविटी करने से गुरेज़ा है। अच्छा मंसूर साहब, एक सवाल मेरा ये कि देखिए इसराइल की ये जो तौसीफ़ पसंदी है ये महज ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं, जैसे आपने भी इस पे हल्का सा एक टच किया है। अब नाउ द सिचुएशन इज़ कि ये इनकी सहूनी मजहबी जनूनियत की गम्माज़ी करता है। क्या वक्त नहीं आ गया है कि जिस तरह 9/11 के बाद मुसलमानों पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम थोप दिया गया था, अब मुस्लिम उम्मा उठ खड़ी हो और वो दुनिया पे जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पे वाज़े करे कि ये सिर्फ ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं है बल्कि इसराइल की मजहबी जंगी जुनूनियत है? इसमें कोई शक नहीं थी। इसके जो असल डांडे हैं इस पूरी यानी इस क्रिएशन ऑफ इसराइल का जो असल फ़लसफ़ा है वो तो उनके मजहबी अकायद के साथ ही मिलता है। उन्होंने तो सिर्फ दुनिया भर में ये जो हॉलोकास्ट का एक बहाना है उसको बहाना घड़ा है और उसको भी एक मजहबी रंग दिया है, और उस मजहबी रंग को जो है उन्होंने यहाँ पॉलिटिकली कल्टीवेट किया है, और उसमें बरतानिया और अमेरिका और उस वक्त के जो यूरोपीय ममालिक है उनकी पूरी सपोर्ट हासिल थी। ये दुनिया को तो सेकुलर होने का अपने बहुत ऐलान करते हैं,
लेकिन हकीकत में यानी आप इस वक्त देखिए कि जो सपोर्ट अमेरिका से मिलती है इसराइल को, और उसमें ख़ास तरीके से जो वहाँ की एक ज्यूश पावरफुल ज्यूश लॉबी है जो माली एतबार से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिससे उनके मीडिया पर भी उसी नौयत यानी मुख्तलिफ आप कह लीजिए जो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल सपोर्ट जो है वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वहाँ से मजहबी बुनियादों के। और आप देखिए कि अभी रिसेंट इस जंग यानी एक साल पहले जंग के आगाज पे चाहे वो सदर बाइडन आए हों, उनके वजीर खारजा आए हों, वजीर दिफा आए हों, वो सारे के सारे अपने आप को यही मुतारफ करवाते थे कि हम यहाँ पे एक जायनिस्ट के तौर पे, एक सहयूनी के जी तौर पे आए हैं, यानी एक यहूदी के तौर पर आए हैं। तो वो अपने इस मजहब का या अपने इस अकीदे का प्रचार करते हुए उन्हें ना कोई शर्म आती है, और दुनिया को वो वैसे दर्ज देते हैं कि मजहबी आज़ादियाँ हैं और उसमें आप अपने अपने अकायद पर अमल कर। लेकिन यहाँ पर आके उनके वो तमाम दावे, उनके तमाम वो ऐलानात, तमाम उसूल बिल्कुल। ज़वाबित जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, और वो बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ जो है वो अपने इस फिलॉसफी का और इस अकीदे का और इस मज़हब का जो है वो एतराफ़ भी करते हैं, और फिर उसके बाद हम ठोक के उनकी मदद भी करते हैं। आप देखते हैं कि जंग के आगाज़ से ही गुज़श्ता बरस जैसे उनके बहरी बेड़े, उसके बाद उनका मिलिट्री जी हाँ, जी हाँ। सपोर्ट, उनका बजट, मतलब आप यू नेम एनी सपोर्ट वो इस वक्त इसराइल का डिस्पोजल है। और अब भी जंग के इस अरूज में कि जब एक तरफ जंगबंदी की बातें हो रही हैं तो 8-8 अरब डॉलर की इमदाद जो है वो अभी भी वहां से आ रही है। और इस भारी जंग की कीमत जो है, अभी तो जब आने वाला वक्त जब ये डस्ट बैठेगी और गर्द बैठेगी इस जंग की, तो फिर अंदाजा होगा कि इसराइल, और अभी आप अगर देखें कि इसराइल की जो अपनी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा शटर में जा रही है। जो यस। मूडी है, एक कंपनी जो बेसिकली इनकी क्रेडिट रेटिंग को डिटरमिन करती है, उसने 2 दर्जे उनकी वो रेटिंग कम कर दी है। इसी तरीके से वहां पे जो दुनिया भर से लाके आबाद किए गए यहूदी थे और आबादकार जिन्हें कहा जाता है, वो क्योंकि एक बहुत सुहाना ख्वाब दिखाकर लाए गए थे, लेकिन जंग की हौलनाकी उनके लिए जी, अब सुहाने वो रूह भी साबित हुई, तो सरापा उन्होंने एहतजाज है मंसूर साहब। अच्छा उन्होंने मंसूर वहां साहब, से एक उन्होंने बिल्कुल रिवर्स ठीक, माइग्रेशन। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल ये, अब हमने देखा ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में तकरीर थी वो सबसे ज़्यादा देखी गई, सबसे ज़्यादा व्यूड, सबसे ज़्यादा कमेंटेड। तो आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा को ख़ास एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान से? इसमें कोई शक नहीं थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के क़यादत, चाहे वो सियासी हो, अस्करी हो, उनकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर और इन पर ही व्यूअरशिप नहीं है। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं और बिलखुसूस फ़लस्तीनी और कश्मीरी, वो बड़ी आस भरी नज़रों से जो है वो पाकिस्तान के इन जो पावर सेंटर्स हैं इनकी तरफ देखते हैं, और उससे बढ़ के वो अवाम के साथ, अवाम के हवाले से तो उनका दिल ठंडा है कि यहाँ पे दामे दरहमे सुखने कदमे लोग सड़कों पे भी निकलते हैं, एहतजाज भी करते हैं, अपने कारोबार भी बंद करते हैं, वो उनके लिए चंदा और खैरात भी करते हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूँगा कि उनका दिल थोड़ा सा दुखता है कि जब हम सियासी महाज पर बात करते हैं, क्योंकि ये तमाम फैसले ज़ाहिर है सियासी क़ुव्वतों ने करने होते हैं। ऐसे में हमारा वो जो एक थोड़ा सा एक एग्रेसिव रोल होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता। उसके भी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, लेकिन उनको जवाज़ नहीं बनाया जा सकता कि आप अगर बैन अक़वामी पाबंदियों में या मुख्तलिफ मालियाती इदारों के आगे आप किसी न किसी तरीके से अपने मुतालबात लेकर जा रहे हैं अपने ही माशी दलिदर दूर करने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ उसकी कीमत जो है वो हमें किसी आज़ाद खारजा पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की सूरत में नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे में ये वो कॉजेज़ हैं, चाहे वो कश्मीर का है कि फ़लस्तीन का है, कि अगर आज हमने उन्हें किसी भी मसलहत कोशी के नतीजे में जो है वो ताके निसिया पे रख दिया, तो मैं समझता हूँ फिर उनका हाल भी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों वाला ही होगा कि उनका जिक्र भी तारीख के अंदर ही मिलेगा। लेकिन ये भी एक हौसला अफ़ज़ा बात है कि पाकिस्तानी वफ़द ने वहाँ पे एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, और बिलखुसूस जब एक दहशतगर्द और आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से जंगी मुजरम करार दिया जाने वाला नेतन्याहू पोडियम पर आया, तो हमारा वफ़द वज़ीर आज़म की सरबराही में जो है वहाँ से हॉल से निकल गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और उनकी देखा देखी दीगर अरब मुल्क जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है और ममालिक भी शामिल हैं, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो ये सिम्बॉलिक आप सपोर्ट तो आप कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जिस तरीके से अमेरिका, अभी आप देखिए कि लबनान में एक कत्ल किया गया है, एक मुल्क की सॉवरेनिटी को तज के जो है वहाँ पे फ़िज़ाई हमला किया गया, जिसके नतीजे में वहाँ पे हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं उनका कत्ल हुआ। लेकिन आप अगर बाइडेन साहब का बयान देखें तो वो कहते हैं कि जी अब इंसाफ हो गया है।
आप एंटनी ब्लिंकन का बयान देखें तो वो कहते हैं कि एक दहशतगर्द मारा गया है। आप जर्मनी की बात देखें, अब यही वो मुमालिक हैं कि जो, आपको याद होगा कि जब इस्माइल हनिया साहब को तेहरान में शहीद किया गया, उसके बाद ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था और एक रद्दमल के लिए आमादा और तैयार भी था। इन्हीं ममालिक ने, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने उस वक्त ईरानी हुकूमत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए उन्हें इस बात पे कायल और मायल किया कि देखिए आपने जो भी काम किया था वो फ़लस्तीन काज की सपोर्ट के लिए किया था, इन्हीं लोगों की तो अब अगर हम सीज़ फायर करवा देते हैं और हो जाता है तो यकीनन आपके जो फ़लस्तीनी जिनके लिए आपने ये सब सपोर्ट मुहैया की है, तो उनका कुछ ना कुछ मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और उसको हम नेगोशिएशन के टेबल पे ला सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इन्हीं कुव्वतों ने उनको डिच किया और उसके बाद बात बैक टू स्क्वायर वन, और फिर अगले मरहले में उस जंग को ले गए और लबनान का महाज खोल लिया और अब यहाँ से यमन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल यमन पर बिल्कुल मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस है वो महाज दर महाज खोलता जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम उम्मा क्या कर रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान समेत जो दीगर स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं मुस्लिम ब्लॉक के, उनकी तरफ है। अब देखना यह है कि आगे किस तरीके से इस पर डिप्लोमेटिक रिएक्शन आता है, दुनिया इसी का वेट कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और अब वक्त जो है वो एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और दुनिया बोल है को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से, तो हम बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा अब स्क्वॉश जो है वो बड़ा आगे आ रहा है माशाल्लाह, और पाकिस्तान वक्फे से स्क्वॉश की दुनिया पर राज करता चला आ रहा है। इस बार पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी मोहम्मद आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली चार्ल्सविल ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2024 का जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। तो आसिम खान हैं आज हमारे मेहमान। आसिम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत एक बार फिर आपको मुबारकबाद। हाउ इज़ द फीलिंग? ये इतना बड़ा कारनामा है, अमेरिका में होने वाली जो चार्ल्सविल ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप, उसका टाइटल अपने नाम करना, कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सबसे पहले जो है ना, जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस देता हूँ या टूर्नामेंट जीतता हूँ, आपकी तरफ से इनविटेशन आता है, तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और माजरत ख्वाह भी हूँ, लास्ट टाइम मैं टूर्नामेंट जीता था 2 मंथ्स पहले जॉन्स्टिक ओपन, तब मैं आ नहीं पाया क्योंकि बिजी था, ट्रैवलिंग में चल रही थी। तो अगेन मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरे पिछले 4-5 साल की मेहनत है और ये जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान 14 साल बाद जीता है, तो स्पेशली जो है ना इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा प्लान किया था पिछले 4 साल से। और मैं यूएसए से 2 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ यूएसए के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें मैं अनसीडेड प्लेयर था और सब जो है ना फर्स्ट राउंड, क्वार्टर, सेमीफाइनल में टॉप सीड के साथ हुआ था, जो टॉप रैंक के प्लेयर्स है टॉप 30 के। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके लिए काफ़ी जो है ना मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात में ये है कि पाकिस्तान जो है ना एक बार फिर स्क्वाड से ऊपर आ रहा है। जैसे कि जूनियर में आप देखें हमजा खान है और काफ़ी प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं, नूरजमान हमारा हो गया। और ये जो टाइटल मैं यहाँ पे जीता हूँ अमेरिका के अंदर, ये 14 साल बाद पाकिस्तान में टाइटल आया और इसकी खुशी जो है ना कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। ज़बरदस्त। आसिम, ये बताएं कि जो आपका टॉप सेट था इंग्लैंड के निक वॉल को आपने 65 मिनट मतलब 65 मिनट्स आपने रहने वाले सख्त मुकाबले में उसको जो है शिकस्त दी। बताएं पाकिस्तान में स्क्वॉश प्लेयर्स की तैयारी और प्रैक्टिस किस लेवल पर होती है, और दीगर ममालिक से अगर इसका मवाजना किया जाए तो हमारा जो मुल्क है वो इस वक्त किस लेवल पर है? देखिए, अगर आजकल देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना उस लेवल के कोचेस नहीं रह गए। और अगर प्लेयर्स देखे जाए, प्लेयर्स जो है ना बाहर जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर उस लेवल का जो है ना प्रोग्राम नहीं है जिस लेवल कंपटीशन अभी हो चुका हुआ है। तो मेरा भी यही टारगेट था पाकिस्तान से बाहर आने की। वजह यही थी कि मुझे ये टाइटल हर हालत में जीतना था और इसके पीछे सिर्फ मेरी फैमिली की मेहनत, तो इसके पीछे पूरी टीम थी हमारी K2 स्क्वाश, जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी करामतुल्लाह खान नाम है, जो कि यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं। उनके साथ स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया था ट्रेनिंग का। 2-3 कोचेस थे, स्क्वाश का अलग था और जो है ना फिटनेस का अलग था। तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिटनेस के हवाले से, स्क्वाश के हवाले से, और प्रोग्राम यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर हमें और कोचेस की ज़रूरत है, और जितने ज़्यादा वहाँ पे कोचेस आए अच्छे बाहर से अच्छे लेवल के, तो जो है ना हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा।
अच्छा आसिम, ये वर्ल्ड टूर टाइटल बड़ा मायने रखता है। इससे पहले आपने नेशनल लेवल पर जो है वो मुकाबले हुए, उनके हवाले से भी हमें तफसीलात बताएं ज़रा। जी, उससे पहले अगर देखा जाए अंडर 11 से लेके अंडर 19 तक मैं नंबर 1 रह चुका हूँ, पाकिस्तान नंबर 1, और सीनियर्स में भी पाकिस्तान नंबर 1 रह चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे जो है ना इंटरनेशनल टाइटल्स भी जीते हैं। ये वर्ल्ड टूर का मेरा पहला टाइटल था। 4-5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ जीतने की, क्योंकि आजकल जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है और इसके लिए आपको पता है इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है और पाकिस्तान में आजकल उस लेवल की सपोर्ट भी नहीं है। तो अगेन मैं K2 स्क्वॉश का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और काफ़ी सालों से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और जो है ना 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज तक कभी जो है ना फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड से आगे नहीं गया और ये पहली बार है अनसीडेड रह कर मैंने जो है ना ये टूर्नामेंट जीता है। जैसे आपने निक वॉल की बात की है, वो टॉप 30 का प्लेयर है, तो उसको जीतना मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है हमें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे आपको 500 रैंकिंग पॉइंट्स भी मिले हैं जो कि आलमी रैंकिंग को मज़ीद बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? देखिए, अभी अगर मेरी रैंकिंग देखी जाए तो मेरी रैंकिंग 85 थी, तो ये टूर्नामेंट मैं जीता, इससे भी रैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज नई रैंकिंग गई जो मेरी 64 रैंकिंग है। और इंशाल्लाह ताला इस साल के अंदर मतलब 5-6 महीने मेरा टारगेट है कि मैं टॉप 50 ब्रेक करूं, और इसके लिए भी अभी नेक्स्ट 3-4 टूर्नामेंट हो रहा है मेरे। लंदन ओपन में टूर्नामेंट है, फिर मलेशियन ओपन है, और इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेट ये है कि इन जो 3-4 टूर्नामेंट्स के हैं उसमें टॉप 50 ब्रेक करूँ अपना, और भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टॉप 30 का होगा मेरा। आसिम, यूके के प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, इजिप्शियंस प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, कौन से ऐसे दीगर ममालिक हैं जो आप समझते हैं कि वंस पाकिस्तान यूज्ड टू रूल और अब दोबारा वो टाइम वापस आ रहा है, तो इट्स वेरी हार्टनिंग राइट नाउ स्क्वॉश सीन में इस वक्त पूरी दुनिया में कौन से ममालिक बड़े टफ टाइम देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो इजिप्ट आ जाता है, जो कि वो जो है ना हर लेवल पे खेल रहे, हर रैंकिंग में उनका अपना पहले टॉप 10 में उनके 5-6 प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड काफ़ी अच्छा जा रहा है, इंडिया देखिए इंडिया हमसे काफ़ी अच्छा जा रहा है। जो हमारा जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मेन मसला है ना वो ये है कि सपोर्ट नहीं है, और जो है दूसरी बड़ी बात है टूर्नामेंट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड रैंकिंग बनाने के लिए आपको टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। तो हमें जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में मिलेंगे उतने ही हमारे प्लेयर्स जो है ना ऊपर आएंगे। अगर आज से 3 साल पहले देखा जाए तो वहाँ हमें जो है ना साल के 5-6 टूर्नामेंट मिलते थे और हमारी रैंकिंग जो है ना टॉप 60 के अंदर होती थी, 3-4 प्लेयर तो होते थे टॉप 50 के अंदर। तो मेरे ख्याल से मज़ीद रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए हमें और टूर्नामेंट चाहिए और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मैं 2 इजिप्शियंस को यहाँ पे जीतूँगा। एक टॉप 30 का प्लेयर था जो कि नंबर 2nd सीट था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो अगर मैं अनसीडेड हो के बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी ट्रेनिंग प्लान के अगर आके मैं इनको जीत सकता हूँ, तो अगर आप देखें तो हमें ये सब अगर अरेंज किया जाए, ट्रेनिंग टूर्नामेंट्स में मिले जाए, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है ये। जी आसिम, अच्छा एक बात बताइए कि हमने माजी में देखा जहांगीर खान और जानशेर खान, मतलब ये ऐसे ऐसे नाम थे कि लोग तसव्वुर करते थे कि हम इनके जैसा खेल खेलें। क्या वो वजह है कि पाकिस्तान उस लेवल का टैलेंट अब तक नहीं कैच कर पा रहा है? कहाँ पर कमी है इस तरह की जो उस जैसे टैलेंट हम आज नहीं ला पा रहे आगे? जी, जैसे मैंने आपको बताया ना, टैलेंट अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। नूर ज़मान है, हमारा हमजा खान देख ले, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है, अभी मैं 4 ओपन जीता हूँ और ये मेरा 2nd टाइटल है सेम मंथ के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ा हमारा जो है ट्रेनिंग का प्लान अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमारी डाइट आ जाती है, और जो तीसरी सबसे मेन जो वजह है ना वो टूर्नामेंट्स है। अगर आप जितने भी हमारे बच्चे देखें पाकिस्तान के, वो सब जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो कितना अफोर्ड नहीं कर पाते। वो स्क्वाश आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव गेम है, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको साल के 12 से 14 टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, जो कि एक आम फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी भी समझता हूँ कि जितने भी हमारे पास पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, अगर उनको साल के सिर्फ 12 से 14 टूर्नामेंट खिलाए जाए ना, तो आप साल बाद देखेंगे हमारे सारे प्लेयर्स टॉप 100, वो टॉप 50 और टॉप 30 में आपको नजर आएंगे। तो ये मेन 3 वजह, एक डाइट प्लान है और एक हमारा ट्रेनिंग प्लान और हमारे टूर्नामेंट्स। अगर इन पे काम किया जाए तो टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आसिम, आपको आपके अगले मुकाबले के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक हम विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान की तरफ रोशन करते रहेंगे। सो आसिम खान, ना सिर्फ आसिम बल्कि हमारी वो जो 3 सिस्टर्स हैं, इसके अलावा अंडर 13, अंडर 15, पाकिस्तान इस वक्त स्क्वॉश के मंजर यहाँ पे ज़बरदस्त छा रहा है। हम रोज़ ही तकरीबन जो है सुपर हीरोज से आपको मिलवा रहे हैं स्क्वॉश के मैदान से, और अब ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे फिर एक और आपसे हीरो की मुलाकात करवाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।
ऑलराइट, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। 45वीं वर्ल्ड चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमारी प्यारी सी छोटी सी आयत आसमी को वुमेन कैंडिडेट मास्टर अवार्ड से भी नवाजा गया है, जबकि पाकिस्तान के नेशनल मास्टर मोमिन फैजान को भी कैंडिडेट मास्टर टाइटल अवार्ड से नवाजा गया। सो आयत आसमी जो है चेस प्लेयर, वो हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या पता है कि आपने कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है? ये चेस जो है वो एक मामूली गेम नहीं है, बड़ा दिमाग का गेम है और आप महज 12 साल की हैं। आपको पता है क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे चुकी हैं आप? क्या अचीवमेंट है? मेरे ख्याल से आयत आप ना सारा कंसंट्रेशन गेम पे लगाती हैं। यू आर नॉट यू सच अ टॉकेटिव पर्सन। अच्छा, मुझे ये बताया आयत कि चेस कब से खेलना शुरू किया? वॉज देयर समबडी इन फैमिली एज वेल के जो आपको जो प्लेयर था फैमिली में, या फिर यू आर द ओनली वन फ्रॉम द फैमिली? Chess को I saw chess at my khala's house for the first time and then I asked my parents what it was. They told me it was chess और उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पे एक chess board दिया and then I just really liked it and my whole family also plays chess now. ओके, तो यानी कि आपको बस ये एक गिफ्ट मिला था और दिस गिफ्ट जो है दिस टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर यू। अच्छा, ज़रा टूर्नामेंट के बारे में बताएं आयत, कैसा टूर्नामेंट था, कौन कौन से कंट्रीज इसमें थे? ये बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट चेस में यही था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज आए थे, 195 कंट्रीज आए थे यहाँ पे। वाह, और वो कौन कौन से थे जो सबसे तगड़े, सबसे स्ट्रॉन्ग थे? सबसे अच्छे वाले इंडिया थे, वो फर्स्ट आए थे और फिर कजाकिस्तान भी बहुत अच्छा था, ईरान भी बहुत अच्छा है, नॉर्वे भी बहुत अच्छा है, सारे बहुत अच्छे हैं। और आपने किसको हराया? मैंने भी काफियों को हराया था। किस को? ओके भाई, ये एटीट्यूड होता है। मैं हराती गई, मुझे पता ही नहीं था। तुम घर में किस को हराया? घर में खेलते हैं आप लोग चेस? घर में सब खेलते हैं, सबको हराया है भाई, सबको हराया है। यानी डोमेस्टिक से लेके वर्ल्ड चैंपियन तक जो है आयत। अच्छा आयत, मुझे ज़रा सा ये बताएं कि जिस तरह जो फिज़िकल स्पोर्ट होता है ना, उसके लिए आप भागते हैं, दौड़ते हैं, डाइट रखते हैं, तो वो उसके लिए आप तैयारी करते हैं। चेस इज़ अब एब्सोल्यूट मेंटल गेम, तो उसके लिए हाउ डू यू प्रिपेयर अपने जहन को, अपने दिमाग को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं आप? मैं बस घर पे मेहनत करती हूँ, फिर जब मैच से पहले होता है तो फिर मैं अम्मा के साथ बात करती हूँ, मुझे वो काम डाउन करती हूँ, फिर जाती हूँ खेलती हूँ। कि हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आपके जो कैप्टन है मोहम्मद सलीम, उनको भी वील बोर्ड और यू नो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनली नॉट ओनली स्कॉश, क्योंकि हम जिस वक्त डिलेमा से गुजर रहे हैं, द डिलेमा इज़ के बच्चे आर सो मच इनटू द मोबाइल्स एंड सो मच इनटू द स्क्रीन्स कि वो बाहर सड़कों पे खेलना, ग्राउंड तो खैर ही नहीं, ग्राउंड में खेलना और ये सारी चीज़ें। बट अच्छी बात यह है कि नॉट ओनली हम अब फिजिकल स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, बल्कि चेस हो गया, स्क्रैबल में पाकिस्तान बहुत आउटस्टैंडिंग है, स्पेलिंग बी वो बहुत ज़बरदस्त, उसमें पाकिस्तानी बच्चे जो हैं बहुत आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है नहीं, बस सही बात है, यह आपने मुझे देखते हुए कहा है ना। ओके, तो मोहम्मद सलीम और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाई कैप्टन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। हाउ वाज द इवेंट एंड हाउ इज द फीलिंग राइट नाउ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले जी बहुत खुशी है, ये हमारा एक सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, ये पूरी टीम की कारकर्दगी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम प्लेयरों ने बहुत बेहतरीन जो है वो खेल का मुजाहिरा किया था ओलंपियाड के अंदर और हम लोग ये मेडल विन करने में कामयाब रहे। तो 190 से ज़्यादा मुल्कों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ कि जून में हमने एक इवेंट का इनेकाद किया था नेशनल चैम्पियनशिप का, जिसमें से हमने जो टॉप प्लेयर्स थे वो सेलेक्ट किए थे नेशनल टीम के लिए, जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बुदापेस्ट में। सो उसमें हमारे 2 इंटरनेशनल कैंडिडेट मास्टर के जो टाइटल्स थे वो हमने विन किए, एक मेन में और एक वुमेन कैटेगरी के अंदर। और ओवरऑल जो टीम मेन परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी और पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो ये चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त जो इनिशिएटिव है, पिछले 2 सालों से जब से हनीफ कुरैशी और हमारी मैनेजमेंट ने फेडरेशन को टेक ओवर किया, उसके बाद से
अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का फ्लैग है वो इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर उसको लहराया है, और उसके अंदर हमारे प्लेयर्स ने बहुत बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई है, जिसके अंदर स्पेशली आयत आसमी इन्होंने वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और अब के ओलंपियाड जो दुनिया का चेस का सबसे बड़ा इवेंट है, इसके अंदर इन्होंने वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल हासिल किया है। और हमारे एक मोमिन फैजान है, ये भी हमारे जूनियर चैंपियन भी हैं, और ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इटली में भी ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उन्होंने कैंडिडेट मास्टर का टाइटल हासिल किया है। तो ओवरऑल जो चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2 सालों से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ नेशनल लेवल के इवेंट्स का इनेकाद ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेशन है, जो आइसोलेशन थी पाकिस्तान की चेस के अंदर पिछले कई सालों से, जो गुज़िश्ता जो हमारी फेडरेशन थी चेस के साथ जो एसोसिएटेड थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, पार्टिसिपेशन नहीं हो रही थी। पिछले 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल के अंदर भी जाके जो एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है हमारे प्लेयर्स को, उससे हमारे प्लेयर्स को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। और जो स्पेशली चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड स्कूल्स जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आगाज़ किया है, जिसमें हम जो चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है ये स्कूल्स में चेस को लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारे इंशाल्लाह जो यूथ है वो स्पेशली उसको टारगेट किया जाएगा, और उसी में से हमारे जो बेस्ट टैलेंट है वो इंशाल्लाह उसको हम हंट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का जो लोहा है वो इंशाल्लाह वो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। सिंस यू आर कोच, तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इस वक्त आपको करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस आपको देख के भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि जब बच्चे खेलना चाहते हैं इसमें, तो इसको कैसे खेला जाए, कितना टाइम दिया जाए, कितनी प्रैक्टिस की जाए, और माँ बाप को भी प्लीज़ आप साथ में इनकरेज करें कि अगर बच्चा खेलना चाहता है तो वो साथ में उसको इनकरेज करें, बच्चे के साथ मिलकर खेलें, उसके स्किल को पॉलिश करें। मैं चाहूँगी आप इन दोनों बातों पर रोशनी डालें। देखिए, पेरेंट्स, फेडरेशन, कोचेस, इन सब की कोलैबोरेशन के बाद ही एक प्लेयर डेवलप होता है। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके अंदर जो अभी तक हमारी जो पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पे रही है, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक किरदार है। तो जो स्पेशली कुछ पेरेंट्स हैं वो मैं देखता हूँ कि बच्चों के साथ जैसे मतलब हम लोग इवेंट का इनेकाद करते हैं, कोई ट्रेनिंग सेशंस हैं, तो स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, वेट करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो बेहतर इन्वायरमेंट के अंदर चेस खेल सकें। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे पेरेंट बॉडी है जो बच्चों के साथ उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम भी चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी इंशाल्लाह हमारे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं वो हमने रिसेंटली लॉन्च भी किए हैं, और एक और अगले 1-2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह एक वर्ल्ड चेस फेडरेशन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है, जिसमें जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और हम उनको मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिप्यूट करेंगे, और वो फिर जो रियल चेस है उसको इंशाल्लाह बच्चों तक ट्रांसफॉर्म करेंगे, और फिर जो चेस प्लेयर्स हैं वो हमारे जो एक सर्किट है उसके अंदर इंशाल्लाह और भी आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। और आखिर में मुझे ये बता दें, ये आपने बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल्स में सबसे बड़ा फुकदान है वो ग्राउंड का ही है, बट स्क्रैबल से लेके चेस से लेके ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम बहुत इजीली इंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। इस पे कोई कॉन्क्रीट प्लान है कि हर स्कूल में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए, बच्चों की एक तो पीटी का पीरियड और दूसरा इसको भी इंडक्ट कराया जाए, ताकि मतलब ऑब्वियसली बच्चों का दिमाग तेज़ होगा, उनकी इस पर पढ़ाई पे भी मस्बत असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं ये बहुत एक वाइटल रोल प्ले करती हैं जो बच्चों के एजुकेशन है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम है, तो चेस एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स में मैंडेटरी है कुछ कंट्रीज़ के अंदर। तो हम पाकिस्तान में भी उसको इंशाल्लाह लॉन्च करने के लिए बहुत पुरअज़म है, और हमारे साथ जब ट्रेनर्स आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, और बहुत से स्कूल्स हैं जो हमारे साथ अभी कोलैबोरेशन हो रहा है फेडरेशन के साथ उनका, और उसमें फिर जो फेडरेशन है उन्हें फैसिलिटेट करेगी ट्रेनर्स कोचेस के एंड से, और फिर इसी तरह इंशाल्लाह जो मैंने जैसे पहले बताया कि जो चेस है इससे इनकी माइंड एक्टिविटी, माइंड शार्पनेस जो है वो बहुत इंक्रीज होता है, तो उन्हें वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होता है। जो उनकी एजुकेशन है, बच्चों का पेशेंस इसमें
बहुत इंक्रीज होता है, पेशेंस, फोकस, जो आजकल जो बहुत लिमिटेशन हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के, बच्चों का जो एक स्क्रीन टाइम है मतलब वो बहुत दूसरी गेम्स के ऊपर जिनका कोई फायदा नहीं है उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो चेस बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि आपके साथ आमिर करीम भी हैं नेशनल नंबर 2 में, उनसे भी बात करना चाहूँगा। आमिर भाई, मतलब कि इतना ओवरवेलमिंग है हमारा बच्चों का ये, इट्स नॉट ओनली अबाउट द किड्स नाउ। मेरे ख्याल से जिस तरीके से चेस जो है वो पाकिस्तान में डेवलप हुई है, उसकी जो फेडरेशन है उसको भी सहरा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में और मज़ीद कितना अच्छा हम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा जब भी कोई पाकिस्तान का झंडा बुलंद हो कहीं पे तो उसकी खुशी होती है। आपकी बात के जवाब में मैं ये कहूँगा कि चेस बेसिकली हमारा गेम है। अगर ओरिजिन इसका देखा जाए तो हमारे पास चेस पीसेस मोहनजोदारो, टेक्सला और हड़प्पा की जितनी। चल ठीक है, आमिर करीम, मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद थे, तो आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान इसमें परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी और बार बार मैं यही बात कहती हूँ कि अगर आपके बच्चों में कोई स्किल है, चाहे वो स्क्रैबल खेलते हैं, वो चेस खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कोई भी स्पोर्ट्स से मुंसलिक होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको इनकरेज करें, उनके स्किल को पॉलिश करें, उनको आगे आने में उनकी मदद दें, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है। इसी के साथ चेक मेट एंड ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आज हम आपको डिफरेंट से लग रहे होंगे ना, खड़े होकर बात करें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपसे कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स की जिससे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्यों फैसल, क्या बात करने लगे हम? भाई आज जो है हम ये बात करने लगे हैं कि शादी ब्याह को लेके जो हमारे नौजवान हैं उनकी जो थॉट है, जो सोच है, वो तब्दील होती जा रही है। और हम सिर्फ ये ऐसे ही नहीं हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो नौजवान हैं वो अब शादी ब्याह, उनकी रसूमात और उनके अखराजात को लेके क्या सोच रहे हैं। चलें आपको हम सबसे पहले एक बड़ा ही फन फैक्ट बताते हैं। और गैलप सर्वे ने हालिया जो एक रिसर्च की, इस पे हम जरा बात भी करेंगे, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए मैं आपको बताऊं कि ऐसे कितने फीसद अफराद हैं कि जो अपनी शादी में 100 या उससे कम लोगों को बुलाना चाहते हैं। 100 या उससे भी कम लोग? यस, 100 या उससे भी कम। तो ऐसे देखें कुल मिला के 37% लोग हैं जो 100 या उससे कम लोगों को बुलाना चाहते हैं। उसमें से 15% हैं जो कि 100 से लेके 15 तक, 100 से लेके 50 तक, 100 से लेके 50 लोगों तक। और उसके बाद 22% ऐसे हैं जो कि सिर्फ 50 लोगों को ही अपनी शादी में इन्होंने बुलाया। अच्छा, ये 50% वो हैं, मतलब जिन्होंने बुलाया ही इतने 50% नहीं, 22% लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ 50 अप टू 50 पीपल। यानी कि एक वो होता था ना कि हमारे यहाँ तो अभी रिसेंटली वो अंबानी वेडिंग हुई है जिसमें वो चली जा रही है, खैर वो कर सकते हैं भाई, लेकिन वो लोग के जिनकी जो सैलरी है वो 5 फिगर है, 6 फिगर है, दैट्स वेरी गुड। और इवन अगर आपकी बहुत ज्यादा भी सैलरी है यार, एक दिन 3 घंटे के इवेंट के लिए क्या इतना ज्यादा खर्चा करना। तो लेकिन फैसल आप देखें कुछ पड़ोसी ममालिक में भी ऐसी शादियां हुई हैं जो कि सेलिब्रिटीज की थी और उन्होंने सिर्फ 100 लोग और 50 लोग ही बुलाए थे। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने इटली में की थी तो बात तो पूरी हो गई ना। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और बड़ा मसला, अब शादी है तो खाना भी खिलाएंगे, ये तो है। अब जनाब अली, हम अगला आपको जो फन फैक्ट बताने जा रहे हैं वो फन फैक्ट ये है कि कितने फीसद लोग ये समझते हैं, बाय द वे आप समझती हैं कि हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं पैसा उसमें हम पानी की तरह बहाते हैं? यस, बिल्कुल ऐसा ही ओके, तो फिर आप उन 75% लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं अपनी शादियों में पैसा बहाते हैं पानी की तरह। 75% लोग इससे एग्री करते हैं, सिर्फ 24% हैं जो इससे एग्री नहीं करते हैं। और 1% पता है लोग कौन है? उनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो उनको शादी ब्याह से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसे भी मौजूद है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। ये अगेन ये सोच बताती है कि एटलीस्ट हम ये रियलाइज तो हमने करना शुरू किया कि हम शादी ब्याह में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। नेक्स्ट, अब गालिबन वो घड़ी आन पहुंची है जिसका शादी में सब इंतजार कर रहे होते हैं, ढक्कन खुलने का।
खाना ढक्कन खुलेगा खाने का, उसे कहते हैं ना रोटी खुल गई है, रोटी खुल गई जी। अच्छा, अब एक फन फैक्ट ये है, ये देयर यू गो, कि कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि वन डिश जो है वो होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए। तो आप समझती हैं सर? बिल्कुल ऐसे समझते हैं। हाँ, तो अगेन तो सोनिया अगेन उन 76% लोगों में से हैं जो ये समझती हैं कि भाई एक वन डिश सेरेमनी होनी चाहिए, वन डिश होनी चाहिए। कई मरतबा ऐसा हुआ भी है पाकिस्तान में, इस पे कानून भी है, आया है, सारी चीज़ें भी हुई हैं। ओके, इसका एक और फन फैक्ट है कि कितने लोग कितने फीसद लोग समझते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देयर यू गो, यस, के फॉलो करते हैं भी या नहीं करते हैं। तो सिर्फ 19% लोग जो है वो इससे एग्री करते हैं कि हाँ भाई फॉलो हो रहा है। 26% ये समझते हैं कि किसी हद तक वन डिश पे हो रहा है, हाँ, लेकिन 50% कहते हैं कि नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली। ओके, इससे पहले कि मैं अगले फन फैक्ट पे जाऊं, हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे गेस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जलियावाला। उमैर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अगर इस बात से आगाज करूं कि आपने अपनी शादी में कितने लोगों को बुलाया था, तो दैट वुड बी माय फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल किया आपने सुबह सुबह, मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं आया था। सही। लेकिन मैं, आप जानते हैं कि मेरा काम बड़ा, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और मेरा काम ऐसा रहा कि नए नए लोगों से मुलाकात, लेकिन उसके बावजूद मेरी शादी जो है वो कोई बहुत लेविश शादी नहीं थी और बहुत बेसिक सा फंक्शन था, अच्छी जगह पे था। मेरा ख्याल है करीबन 250-250 लोग होंगे। हाँ, तो अच्छा उमैर, ये जो सर्वे बता रहे हैं, दिस मीन्स के हमारे जो नौजवान हैं वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक तो हम बहुत पैसा लगा रहे हैं भाई शादियों में, और दूसरा ये कि 50 से कम मेहमानों को बुलाने का रुझान जो है, 22% हमारे नौजवान हैं, दे आर अप फॉर इट। और अगर 100 से कम गेस्ट पे जाएं तो दैट इज़ नियर टू 37%। तो ये स्टैट क्या चीज़ जो है वो डिनोट कर रही है कि हमारी जो सोच है नौजवानों की शादी को लेके, इज इट चेंजिंग? ये तो मुझे तो ये बताता है कि हम वेस्टर्न कल्चर में बाय इन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटी शादियाँ होती हैं, ख़ास लोगों को बुलाया जाता है ताकि जो आए वो बहुत ही भरपूर जानने वाला हो, एतमाद वाला हो। तो थोड़ा सा उस तरफ भी रुझान है नौजवानों का, ज़ाहिर है हम वही कंटेंट देख के और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। लेकिन आई डू फील कि जिस तरह मेरी शादी के अंदर एक साहब थे, मैं क्योंकि घूमने वाले दूल्हों में से था, घूम रहा था अपनी शादी के अंदर इधर उधर, तो एक रिश्तेदार से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो मेरी शादी पे आए हुए थे। So ये देख के जरूर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि जो बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं और हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, तो उसमें भाई हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है हर शादी करने वाले घराने के ऊपर। और उनको फिर मैनेज करना, अगर 2 शहरों की बात हो तो एक लॉजिस्टिकल चैलेंज साथ आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिल्कुल 50 पे भी ना जाएं और बिल्कुल खुलेआम भी ना हो, लेकिन कहीं बीच का फिगर जो कि हमारे कल्चर से मुनासबत रखता हो, जिसमें रिश्तों की बड़ी अहमियत है। हम फैमिलीज़ में, हम सोशल सेटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और करीब मानते हैं उनको, और अगर उनको ना बुलाएं अपने ऐसे इवेंट्स पे तो वो माइंड कर जाते हैं। बिल्कुल उमैर, फुप्पी जो है वो नाराज़ हो जाती हैं, चचा ताया नाराज़ हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया। तो फिर उसका क्या किया जाए? अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत सिलेक्टिव लोगों को बुलाएं, तो फिर क्या आगे से मैसेज ऐसे कन्वे करें कि लोग आगे से माइंड भी ना करें जिनको नहीं बुलाया जा रहा। और उमैर भाई, रिसेंटली वो एक कार्ड भी बड़ा वायरल हो रहा है ना, उस पे लिखा हुआ है कि आप हमारी शादी में ना आइएगा। यस ये तो बदतमीजी है। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, इंसान के जो हुकूक, जिस तरह मैं ड्राइव करता हूँ, अगर मेरा कोई बहुत अजीज दोस्त है तो उसके निकाह पे मौजूद होना, उसके जनाजे पे मौजूद होना, ये उसके हुकूक में मैं शुमार करता हूँ, जैसे मैं समझाऊँ दीन को। और
मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो करीब के रिश्तेदार हैं, क्योंकि निकाह एलानिया होना चाहिए, तो ज़रूर उन तक पैगाम पहुंचना चाहिए। हम इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा भी अच्छा सिलसिला बनाया है कि ढोलकी में सर्टन लोगों को बुला लेते हैं, फिर दूसरे इवेंट में रिश्तेदारों का कर लेते हैं, लेकिन आपके अजीज़ ही करीबी रिश्तेदार शादी के बाद इनकी ज़्यादा अहमियत समझ आती है जब आपके अपने बच्चे होते हैं। तो और जब आप खुद एक दिन बूढ़े होंगे, आपने भी एक दिन बूढ़ी फूफी होना है, बूढ़ा फूफा होना है, तो उस दिन के बारे में भी सोचें। आई थिंक बिल्कुल इसको इनफरादी फैसला नहीं होना चाहिए। और उमर, आई थिंक इसमें गेस्ट बुलाते वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि जो मेरे इवेंट में आके दिल से खुश हो, ठीक है, हम उसको बुलाएं, रादर देन एक पूरा जमघट्टा लगा दीजिए 1000-2000 बंदे का, वो शादी नहीं, फिर वो जलसा हो जाता है। मेयर बन जाएंगे आप किसी एक हल्के। वोटिंग शूटिंग भी करवा लें वहीं पे, रोटी भी खुल रही है, वोटिंग भी हो रही है। मजा भी नहीं आता बड़े इवेंट्स के अंदर। आप जानते हैं कि फिर एक पर्सनल टच भी लूज हो जाता है, कम लोग होते हैं तो वो फैमिली ज़्यादा अच्छे तरीके से होस्ट भी कर पाती है, वो अटेंड भी कर पाते हैं। और साथ साथ देखें हमारे जो हालात हैं उसमें हमारी जो ख्वाहिशात हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत लेविश शादियां करते हुए, बहुत ज़्यादा खर्चे, और फिर कहते थे शादी के काश हम कुछ बचा लेते और उससे ट्रैवल कर लेते। उस वक्त हालात इतने बुरे नहीं थे तो फिर भी पैसे बचे हुए, सेंस ये था कि मैं किसी और चीज़ पे लगा देता। लेकिन आज के तो हालात ऐसे हैं कि अगर आप बचाएंगे तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत भला करेंगे, क्योंकि इन वक्तों के अंदर जो भी सेव कर रहा है वो यकीनन आने वाले वक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर उसके फ़वाइद एंजॉय करेगा। अच्छा उमर भाई, एक और बड़ा ज़बरदस्त सा फन फैक्ट है इस सर्वे में, और वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा देखने वालों को, और वो ये कि लोग आजकल कामयाब शादी के पीछे जो फैक्टर है वो क्या समझते हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसमें से 75% तो लोग ये समझते हैं कि भाई लॉयल्टी जो है ना, वफादारी जो है, वफाशारी जो है ना भाई, वो कामयाब शादी की ज़मानत है। इसके साथ साथ जो इसके बाद जो 70% सबसे ज़्यादा रेट है वो है रिस्पेक्टिंग ईच अदर, और 66% जो है दैट्स अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, 57% इज लोग ये समझते हैं कि अगर मियाँ बीवी घर के कामकाज में एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं तो वो कामयाब शादी की ज़मानत है। उमैर जलियावाला साहब, एक वो वक्त था हमारे एल्डर्स का कि जिस वक्त ये कहते थे भाई हो गई ना शादी, अब बेटा इसके घर से मर के ही निकलना। बट अगेन ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग लगी कि अब लोग सिर्फ ये नहीं कि सैलरी कितनी, और ये लोग इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, एक दूसरे के लिए इज्जत, देखिए मोहब्बत, कंपैटिबिलिटी, भाई लव गोज एंड कम्स, बट रिस्पेक्ट जो है ना, अगर वो एक बार चली जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। लोग ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, घर के कामकाज में एक दूसरे का हाथ बटाना, ये भी तो उमैर भाई ये भी बड़ा ज़बरदस्त फन फैक्टर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तब्दीली है, और बहुत सारे पेरेंट्स ने स्टेप बैक भी किया है। पहले पूरा फैसला खुद ही कर लेते थे, अब जो कंजर्वेटिव हैं वो भी कहीं ना कहीं मुलाकात, अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा चेक के अगर जो पढ़े हुए हैं कुछ ऐसा मैच बना सकें तो इस पर मेहनत करते हैं, और ये अच्छी साइंस हैं। जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन थी कि अब तुमने मर के ही लौटना है, तुम्हारा जनाजा, ये बहुत ही इसने बहुत ख़वातीन को बहुत बुरे हालात में रखा। मैंने अपने ख़ानदान में ऐसे रिश्ते देखे जो रिश्ते बचाने के लिए उस लड़की को मतलब पूरा समझें कि कुर्बान कर देना, उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़िंदगी, उसकी सोच, जिसमें उसको मार भी पड़े, उसको बहुत सारा काम भी करना पड़े, एक्स्ट्रा प्रेशर्स भी ससुराल की तरफ से आए, तो भी अपना घर बैक नहीं करता था। तो ये बहुत खुशाइन बात है, और बहुत बेहतर है कि वो रिश्ते जो कि ना बेहतर हों आपस में लोगों के लिए, और या तो मियाँ को या बीवी को बुरे हालात में पहुंचा दे, बहुत बेहतर है कि वो रिश्ते ना चलें। ये भी खुशाइन बात है कि अब रिश्ता ख़त्म करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं रहा जितना बहुत पहले हुआ करता था। लेकिन साथ साथ इसमें सब अकल पकड़ें, इसका मतलब ये है कि जब दूसरी तरफ खिड़की खुल जाती है तो अब आपके पास चॉइस है, आप बेहतर समझ के साथ, और जो आपने पैरामीटर्स बताए बहुत अच्छे हैं। रिस्पेक्ट फंडामेंटल है, हर कोई मांगता है, और इसके बगैर कोई भी रिश्ता आपके साथ मुलाजिम काम नहीं करेगा अगर आप उसको इज्जत नहीं देंगे तो। जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
आप सुबह शाम गालियां पीटेंगे तो वो चला जाएगा। सो पौधे, आप जानते हैं कि पौधे अपने फल फूल गिरा देते हैं, मुरझा जाते हैं जब उनको गालियां पड़ती हैं। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी एसेंशियल। आपने बात की कोऑपरेशन की, इसके बगैर शादी नहीं हो सकती आज के दौर में। जो मर्द हजरात खास तौर पे देख रहे हैं जिनके दिमाग में अपने अब्बाओं का टेम्पलेट बैठा हुआ है कि हम घर आएंगे और हमारी खिदमत होगी और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो that's long, अब ऐसा नहीं हो सकता। आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बुरा फील करेंगे एज अ फादर, क्योंकि आपके बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा। और उमर भाई अब एक छोड़े कि बच्चों ने भी बड़ा होना है और उन्होंने आपकी हरकतें देखनी है। अच्छा, एक और आखिरी फन फैक्टर है, वो इतना ज़्यादा फन नहीं है उसमें, क्योंकि देखें जब हम इतनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं उसमें एक ना एक नेगेटिव बात तो आनी ही पड़ेगी। और जनाब दिखाइए ज़रा कि हम आखिरी जो चीज़ जो हम दिखाने जा रहे हैं वो क्या है, और वो है जब शादी होती है, शादी हो गई, वन डिश हो गई, मेहमान आ गए, सब हो गया, आखिर में रह गया हनीमून। तो भाई हनीमून के हवाले से जब लोगों से पूछा गया कि भाई कितने गए हनीमून पे, तो 76% ने कह दिया कि यार हम जा नहीं सके। अब इसकी रीज़न कोई भी हो, मैं तो प्रीडोमिनेटली समझता हूँ कि यार महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि लोग जो है मतलब ये 76% के वो नहीं गए। तो भाई उमर साहब, महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और महंगाई जी प्लीज़ महंगाई ने हमारे ऊपर लोड डाला हुआ है, लेकिन ये बहाना है, मैं आपको ये बता दूं। मैं बहुत कंपनी में काम करता हूँ और आप अमेज होंगे बात सुन के कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स अपनी एनुअल लीव्स नहीं लेते ज्यादातर, और अगर लेते हैं तो वो उसी घर में पाए जाते हैं और उसी दफ्तर के लोगों से पूछते रहते हैं अच्छा क्या चल रहा है। उमर भाई ये आपने मुझे बहुत अच्छा, बल्कि आई थिंक अकेले नहीं जाते, हाँ, फैमिली के साथ जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशन है, कहीं ना कहीं हमारा ना निकलना खौफ भी हो सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बजट इशू होता है। जब आप शादी के लिए बजट क्रिएट करते हैं तो साथ आप हनीमून के लिए भी जरूर क्रिएट करें थोड़ा बहुत, और पाकिस्तान एक डिश कम रख लें और उसमें और आपने गुफ्तगू में ना उमर साहब हमें नेक्स्ट टॉपिक भी दे दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेकेशंस इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। बहुत जरूरी है भाई। बस जाते जाते मैं एक चीज़ जो हमने यहाँ पे नहीं टारगेट की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इसमें से आप किसको सपोर्ट करते हैं आज के दौर में? If you do a love marriage जिसमें आपकी फैमिली साथ शामिल नहीं है तो आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत तन्हा हो जाएंगे। अगर आप बहुत अरेंज मैरिज करेंगे जिसमें आपका लव नहीं मिलेगा तो आप बहुत उदास हो जाएंगे। So the secret to the thing is maintain a balance. थैंक यू सो मच। उमर जालियावाला हमारे साथ मौजूद है। इट वॉज फन विथ यू एंड आई होप कि आपको भी बड़ा मजा आया होगा और आपको भी बड़ा मजा आया होगा। तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। हाँ एग्जैक्टली। तो भाई पाकिस्तानी नौजवानों, हेड्स ऑफ। आप 50 से कम थोड़े कम हो गए, मेहमान बुला लें थोड़े से ताकि कोई आपसे शिकवा न करे। उनको नहीं बुलाइएगा जो आके शादी में बोले हाय हाय बोटी कम थी। एक ब्रेक ले लें। अब हाय ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं जरा अपने हेल्थ की टॉपिक पे जाने। आज तक हमने इतना ही सुना है कि भाई दांतों की बीमारियां हो जाती हैं, खूबसूरती मुतासर करती है ना। स्माइल जो है बंदे की बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो दांत उसके लिए जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्माइल के लिए आपके। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि मसूड़ों की जो बीमारियाँ हैं उनसे जो बैक्टीरिया लग जाता है वो क्या क्या मसाइल आगे उससे दरपेश आ सकते हैं, या और हम अपनी स्माइल को मज़ीद अच्छी करने के लिए लाइक हॉलीवुड स्माइल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने डॉक्टर साहब, यानी हॉलीवुड के अलावा और कहीं की स्माइल अच्छी नहीं होती। कहते हैं ये कि हॉलीवुड स्माइल, वो जान लेंगे ना डॉक्टर साहब से ही। तो आज जो है डॉक्टर अली हमारे पास मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में, उन्हें वेलकम करते हैं। उनसे जानते हैं कि हॉलीवुड स्माइल सबसे पहले, आप इसीलिए इंक्विजिटिव हो रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर अली हॉलीवुड स्माइल का तो शायद हम ना वो कर सके, बट गम्स में या दांतों में प्लाक और ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब, इससे तो हमें ये तो पता है कि वी डोंट लुक नाइस व्हाइल स्माइलिंग, बट और कौन सी दीगर बीमारियां हो सकती हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं? सर, हमारी जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है डेंटिस्ट्री, आजकल जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम जनरल डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हम सारे मिलकर इस तरीके से काम करते हैं। हम जो गम्स का जो टेक्सचर है
उसको देखते हुए अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी जनरल हेल्थ कैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मसूड़े फूले हुए हैं, आम मसूड़े पिंक कलर के होते हैं जो हेल्दी मसूड़े होते हैं, और ऐसा लगता है कि स्टेपलिंग चल रही होती है और स्ट्रेच होते हैं और बहुत खूबसूरत से नज़र आते हैं। लेकिन अगर जो फूले हुए मसूड़े होते हैं, रेडिश से मसूड़े होते हैं, तो वो एक हमें एक इशारा करते हैं कि बॉडी में कुछ ख़राब चीज़ चल रही है। क्या क्या चीज़ें हम अंदाज़ा लगाते हैं? एक होता है डायबिटीज़, एक होता है ब्लड प्रेशर के मसले। डायबिटीज़ का अब इससे क्या ताल्लुक़ है मैं आपको बताता हूँ कि अगर बॉडी में इंसुलिन लेवल ठीक नहीं होगा तो वो आपके मसूड़ों पे नज़र आएगा, और मसूड़े अगर फूले हुए होंगे, दांत हिलते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल 40-42 साल का अगर कोई शख्स हमारे पास आता है और वो कहता है कि अचानक से मेरे मसूड़े फूलना शुरू हो गए, मेरे दांत हिलना शुरू हो गए, हड्डी गल रही है, तो ये एक अंदाज़ा हमें हो जाता है कि शायद ये टाइप 2 डायबिटीज़ उसकी फैमिली में जो रन कर रहा था, कहीं इसका HbA1c लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, रिसर्च ये कहती है कि जितने भी कार्डिक मसले होते हैं जो यंग एज में स्पेशली होते हैं, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मसूड़ों के जरासीम से है। ओके। क्योंकि वो टुकड़े जाके वहाँ से जो जिसको हम आपने अभी प्लाक का एक जिक्र किया था, प्लाक जब कॉलोनी बनाती है तो वो कैलकुलस कहलाती है, जो कि बिल्कुल हमारे दांत के कलर के एक समझने के इतने लेयर्स होती हैं जो बन जाती हैं। अक्सर पेशेंट आके हमें कहते हैं कि हमारे दांत के टुकड़े टूट रहे हैं, वो बेसिकली दांत के टुकड़े नहीं होते, वो कैलकुलस टूटता है। ओके। वो टूट के शरियानों में जाके फंसना शुरू करता है नीचे जब जाता है। जब शरियानों में जाता है तो जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह कहते हैं कि जिसकी वजह से एक समझ लें कि ब्लॉकेज आ जाता है आर्टरीज में जाके, जिसकी वजह से कार्डिक इश्यूज होते हैं। सिमिलरली सिर्फ जनरल हेल्थ पे नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असरात होते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी स्माइल प्रेजेंट नहीं है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, तो यू स्टार्टेड लैकिंग कॉन्फिडेंस। आप लोगों को फेस करने में मुश्किल होती है। उसके बाद फिर वो डिप्रेशन, एंड सिमिलरली कहीं ना कहीं मसूड़ों की बीमारी का ताल्लुक कॉर्टिसोन से भी है, यानी जो हमारी बॉडी में होता है। एंड कॉर्टिसोन इज़ अ मदर ऑफ स्ट्रेस। तो वो अगर वो बढ़ता है कॉर्टिसोन हमारी बॉडी में, तो फिर मसूड़ों के मसले बढ़ जाते हैं, और मसूड़े ख़राब होते हैं तो फिर कॉर्टिसोन लेवल बढ़ता है। अच्छा डॉक्टर अली, क्या ये कैंसर जैसी बीमारी का सबब बन सकता है? सर देखें, कैंसर इट्स अगर आप दांतों के मसूड़ों के इशू से आप उसको रिलेट करते हैं कैंसर, तो इट्स अ वेरी लेट स्टेज। ओके। अगर कंप्लीट इग्नोरेंस की जाए, आप समझ लें कि बिल्कुल जिसके पास डेंटल सहूलियात है ही नहीं शुरू से आखिर तक, और मसूड़ों की बीमारी होती चली जाती है, हड्डी गलता चले जाता है, दैट्स लेट स्टेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हो सकते हैं, दैट इज रेयर। अब हाँ, सो रेयर, बट देयर इज अ कैंसर कॉल्ड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यस, जिसका रेलेवेंस छालिया, गुटखा, नस्वार, सिगरेट, इन चीज़ों से है, यस, और रिवर्स स्मोकिंग वगैरह से। तो अगर आप जल्दी मुंह का जल्दी कैंसर अगर आप कहेंगे तो वो इन चीज़ों से होता है, जो कि इसको एज अ कैटलिस्ट जल्दी करवाता है। मसूड़ों की बीमारियों से या हड्डी की बीमारियों से अगर कोई मुंह का कैंसर होता है, दैट्स अ रेयर एंड वेरी लेट स्टेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू इग्नोर योर ओरल हेल्थ क्योंकि इससे कैंसर नहीं हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है, बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। सो यू नीड टू विजिट डेंटिस्ट 6 महीने में एक दफ़ा, और मसूड़ों की सफाई साल में एक दफ़ा लाजमी है। अच्छा, तो ये एक पली बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मसूड़ों की सफाई वगैरह करवाना? डिपेंड करता है कौन सी एज से। अगर देखें, हम जो इन्फेंट्स होते हैं उनके माओं को हम बताते हैं कि आपने मलमल के कपड़े से सफाई रखनी है। उसके बाद जब लेटर वो ब्रशिंग शुरू करता है, तो उसके बाद फिर आपने डेंटिस्ट के पास जाके, अगर उसके मिल्की टीथ ख़राब हो रहे हैं तो हम लोग मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से, मशीनों से नहीं, उसके दांत साफ़ करते हैं, और फिर ब्रशिंग टेक्निक प्रमोट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि इग्नोर की जाती है कि प्रॉपर टेक्निक जो है ना, वो क्या है, हम बस दांत आगे से साफ़ कर लेंगे। नहीं, अगर टेक्निक सही ना हो, आधा ब्रश मसूड़े पे ना लगे, आधा दांत पे ना हो, सर्कुलर मोशन ना हो, तो वो जो जमा होने की जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है गंदगी। ओके डॉक्टर अली, हम अभी हमने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की बात की, यू नो वो इंस्टिगेट होता है, इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टली रिलेटेड, बट जो एक चीज़ बड़ी डायरेक्टली रिलेटेबल होती है, सिंस यू आर डेंटल सर्जन तो आप इससे अग्री शायद करें कि एक तो हो गया आप लोग प्रोफेशनल, अब पूरा उसका ध्यान रखना, स्टेरिलाइज्ड एपरेटस एंड ऑल दैट, फिर एक होता है दंदान साज जो कि एक ओ यस लोग नहीं समझते जी, और ना लोग जाके ये सवाल करते हैं जी। लोग जो है वो केले खरीदने वाले से भाव-ताव करेंगे, बट जब सेहत की बात होगी ना तो लोग ये नहीं देखेंगे कि जी वो स्टेरिलाइज्ड है, वो साफ़ है,
बहुत सारी बीमारियां उससे भी जन्म सर, मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ इस पर मैं अनाउंस भी कर दूं, जो मैंने अभी रीड की थी रिसेंटली एक मैगजीन में, डेंटल मैगजीन था, कि सिंध हेल्थ कमीशन ने प्रपोज किया है हाई कोर्ट के साथ कि 3 साल की सज़ा इम्प्रिजमेंट उन लोगों को होगी जो कि डेंटल क्वैकरी में शामिल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ हमारे जैसे डेंटिस्ट भी हैं जो प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि हमने अपना लाइसेंस दे दिया और क्वैक्स को कहा कि अपना क्लिनिक खोलना। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग फॉर, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, 4 लोगों से पूछ के जाते हैं घड़ी कहाँ से, राइट, तो आप अपना मुंह किसी के हवाले कर रहे हैं। यू नीड टू बी लाइक सोशली अवेयर कि वो बंदा डेंटिस्ट है या नहीं है, जो डिग्री बाहर लगी हुई है वो अंदर है या नहीं है, जो सामान मुंह में जा रहे हैं क्या वो वाकई पैक्ड सील्ड सामान है या नहीं है। और अगर इतना ही आप ख्याल रखने चीज़ों का, तो एक और चीज़ से ख्याल रख लें कि उसके जाके स्टरलाइजेशन मशीन, ऑटोक्लेव मशीन B क्लास वो भी देख लें, ताकि आप बेफिक्र हो के, बिकॉज राइट है मेरा, एग्जैक्टली इग्नोरेंस सुसाइड के जुमरे में आता है, राइट। स्पेशली ये डायरेक्टली क्या चीज़ें होंगी, हेपेटाइटिस B, C, HIV AIDS, then it comes to cancer, right? Okay. Then आप समझ लें कि फिर आप जिगर का कैंसर एंड एवरीथिंग, लंग्स इन्वॉल्व, तो फिर वो जाके वो चीज़ें खराब होना शुरू है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर विजिटिंग डेंटिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो भाई लोगों प्लीज़ ख्याल रखें, बहुत सारे लोग अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने दीगर चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये दांत भी आपके अपने ही हैं भाई। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बस आप दिन में एक बार ब्रश घिस लें, और वो ब्रश करने का तरीका भी इट्स वेरी, वो जो तरीकाकार है उसी तरह से उसको सर्कुलर मोशन बड़ा ज़रूरी है। रेगमाल ना समझे अपने दांतों को, दांत ही समझे, और दिन में 2 बार ब्रश करें, अफाका होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। हॉलीवुड स्माइल के साथ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेदर के हवाले से। पाकिस्तान के अहम शहरों की मौसम की बात करें तो आज इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। KPK के मैदानी अजला में मौसम गर्म और खुश्क, लेकिन बालाई अजला में मतला थोड़ा जज्वी अबर आलूद रहने का इम्कान। लेकिन बलूचिस्तान वालों को आज कुछ तब्दीली महसूस होगी, क्योंकि शाम या रात में बारखान, आवारान, खजदार और गर्दनवा में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश देखी जा सकती है। और आखिर में सिंध की बात करें तो यहाँ भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अहम शहरों की दर्जा हरारत की भी बात कर लेते हैं तो कराची में आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 जो है वो रहने का इम्कान है। दूसरा शहर दिखाइए जनाब। कराची के बाद हम बात करेंगे क्वेटा की। तो क्वेटा में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाने का इम्कान है। क्वेटा के बाद कौन सा शहर देखेंगे हम? क्वेटा के बाद आ जाता है मुल्तान। मुल्तान में आप देख रहे हैं स्काई जो है क्लियर है, आसमान क्लियर है, लेकिन सूरज आबोताब की तरह चमक रहा है। मिनिमम मतलब कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्जे हरारत इम्कान है जाने का। दूसरा शहर दिखाइए जनाब। बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में भी सूरज काफ़ी चमक रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 आप जो हैं वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। और लाहौर के बाद किसकी बात करने वाले हैं हम? लाहौर के बाद इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में भी आसमान जो है वो क्लियर है, सूरज ज़रा चमकता रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत होगा 19, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 तक जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में होगा सबसे कम दर्जा हरारत कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक जो है वो जाने का इम्कान है। ये था आज का वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं सीधा फैसल की जानिब। फैसल, थैंक यू सो मच। और वेदर तो आपने बता दिया। चलें अब शो में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर से। वैसे तो कंटेंट क्रिएटर्स की आजकल भरमार है, लेकिन इस भरमार में अच्छा कंटेंट यानी अच्छा मवाद उसको बनाना, उसको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्रिंज कंटेंट आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा आजकल हो गया है। आप मतलब कि कोई भी मोबाइल उठाए और कुछ भी उल्टी सीधी हरकत कर दे तो वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कहता है। बट आज के इस दौर में जहाँ पे हर किसी के पास मोबाइल है और हर कोई अपने हिसाब से कंटेंट बना सकता है,
अच्छा कंटेंट बनाना, चाहे वो सीरियस हो या फिर ह्यूमर हो, या फिर उसको प्रेजेंट करना और उसको ऐसे प्रेजेंट करना जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मैं इनका फ़ैन भी हूँ और इनकी वीडियोस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। हमारे साथ मौजूद है कंटेंट क्रिएटर उमर सलीम। उमर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब एक सर्वे है और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तानियों की जो एक बड़ी तादाद है वो समझती है कि हम जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं। 31% लोग इस बात पे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो बढ़ता इस्तेमाल है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन 38% ये भी मानते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल से उनकी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं आया है। सो नाउ द सिचुएशन इज़ कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप जब बना रहे होते हैं कंटेंट, आपके जहन में क्या होता है कि यार मैं किस तरीके की चीज़ प्रोड्यूस करूं कि जिससे पहले तो क्रिंज फैक्टर है वो भी ना रहे और एक एंगेजिंग चीज़ भी रहे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कंटेंट बनाते वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। बेसिकली आपको जैसे पता होगा कि पहले एक दफ़ा इंजीनियर्स की बड़ी इज्जत होती थी एक ज़माने में ना, तो फिर हमारे वालिद साहब जो डॉक्टर और इंजीनियर्स को देख रहे थे, यार कितना अच्छा प्रोफेशन है, उन्होंने फोर्स करना शुरू किया हर बच्चा इंजीनियर में। अब आप देखेंगे हर जगह आपको इंजीनियर्स नजर आएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपने किसी को देखा है कि इंजीनियर कामयाब है तो आप इंजीनियर बनने की तरफ चले गए। सिमिलरली जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ इसलिए घुसते हैं कि इसमें पैसा है और फेम है। जब इन दो चीज़ों को चेस करते हुए आप कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं तो फिर वहाँ पर होते हैं धमाके, क्योंकि आप फेम के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो बेसिकली कंटेंट बनाते हुए एक जहन में बात रखना कि इसको बहुत सारे लोग देखेंगे, स्पेशली जिनके अच्छे फॉलोअर्स बन चुके हैं, तो आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले तो जब मैं शुरू में बनाता था तब मैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता था, लेकिन अभी राइट नाउ मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि जब लोग देखेंगे तो उनको एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज लाजमी जाना चाहिए। अगर उसमें मैसेज मौजूद नहीं है तो सिंपल एंटरटेनमेंट तो फिर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो ये मैंने सोच कर अपने कंटेंट को थोड़ा सा मोल्ड किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे। उमर, ये भी बताइएगा साथ में कि जो क्रिंज कंटेंट ऐसा बन रहा है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं समझती हूँ कि क्रिंज कंटेंट ही ज़्यादा है और वही बिकता है, लोग वही देख रहे हैं। पॉजिटिव जो लोग बनाते हैं उनकी तरफ कम लोग जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। आई डिसएग्री टू दैट, बट प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन। हाँ नहीं, मैं भी डिसएग्री करती हूँ, लेकिन क्रिंज कंटेंट के लोग देख रहे हैं। क्रिंज कंटेंट मिलियन में जो है उनके व्यूज़ आते हैं, आप देख लें इतने व्यूज़ होते हैं क्रिंज कंटेंट के ऊपर। तो आप अच्छा, उसमें ना 2-3 रीजंस हैं जी। हाँ, 2-3। पहली बात तो ये है कि जो क्रिंज कंटेंट है ना वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आप देखते ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, अबे रोको इसको कोई। तो लोग देखते हैं कि यार ये और चीज़, थोड़ी डिफरेंट चीज़ जो कि अजीब सी माइंड को लग रही है, तो माइंड जो है ना इस तरह की चीज़ों को बड़ा कैच करता है और ऐसा कंटेंट कैची भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने कुछ भी, मैं आपको बताया कि यहाँ आज के ज़माने में फेमस होना मुश्किल नहीं है। फेमस होने के लिए आप कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करें, आप फेमस हो जाएंगे। बात है यहाँ पर क्रेडिबिलिटी बनाने की, राइट। अच्छा, पहली बात ये है कि लोग क्यों देखते हैं। देखें, आज के जो सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सबसे जो कामयाब यूट्यूबर्स हैं वो डेली व्लॉगर्स हैं। मैं उनको बुरा नहीं कहता, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको देखना पसंद करते हैं। डेली व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग आप यूँ समझ लीजिए कि आज के जैसे पहले ज़माने में सोप देखते थे ना, सोप ड्रामाज होते थे, डेली एक एपिसोड आ रहा है जिसमें हम लोगों के घर की कहानियाँ देख रहे हैं, इसके घर में अच्छा ये हो रहा है, सास ने वो कह दिया, अच्छा। अब वो डेली आप एडिक्टेड हो चुके हो सोप ड्रामा से। सिमिलरली ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, सम इज जस्ट लाइक अ डेली सोप। ठीक है, अब लोग इससे एडिक्टेड हो चुके हैं। अब कोई अच्छा क्वालिटी ड्रामा आता है ना, उसके वीक में 1 या 2 मैक्सिमम एपिसोड होते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू वेट लाइक फॉर होल वीक कि वो कंटेंट आए, वो ड्रामा आए। जैसे आजकल वैसे मैं ड्रामे बहुत कम देखता हूँ, आज मैंने वो एक ड्रामा शुरू किया हुआ है हानिया आमिर वाला और वो फाज मुस्तफ़ा का। ठीक है, तो मैं पूरा हफ्ता वेट करता हूँ यार उसका एपिसोड आएगा। अब फैमिली व्लॉगर्स आपको वेट नहीं करवाते, वो कहते हैं भाई ये पकड़ो, ये देखो आज मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये देखो आज मेरे अम्मी ने तो आपकी वो एडिक्शन जो है ना वो पूरी हो रही है। ये जो आपने बात की, मैं अपना क्वेश्चन इसी से डिराइव करूंगा कि डू यू थिंक, देखिए कंटेंट वो टेलीविजन पे हो कि यूट्यूब पे हो कि मोबाइल स्क्रीन, तो कंटेंट इज कंटेंट आफ्टर ऑल।
जैसे कि आपने कहा कि एक तो फैक्टर ये कि नाउ मेरी फिंगर टिप्स पे है, मैं जब चाहूँ वो ड्रामा रिपीट में देख सकता हूँ या फिर मैं कुछ और भी देख सकता हूँ। टेक्नोलॉजी ने कितना ज़्यादा मुश्किल कर दिया एक तो कंटेंट बनाना अगेन बार बार, और दूसरा ये कि क्या आप इससे एग्री करते हैं कि क्योंकि टेलीविज़न ने आम आदमी की बात करना छोड़ दी है, सेहत पे बात करना छोड़ दी है, एंटरटेनमेंट पे, टूरिज़्म पे और इन सारी चीज़ों पे बात करना क्योंकि हमने छोड़ी, इसलिए यूट्यूब पे लोगों ने जब ये डालना शुरू किया तो वो चीज़ डाइवर्ट हुई। डू यू एग्री टू दैट? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि हम बचपन से ना, हम अपनी जनरेशन की बात करूँगा, हमें ना बचपन से नसीहतें बुरी लगती हैं। आपको पता है कोई अच्छी बात बताए तो हमें बुरी लगती है, क्योंकि हमें आमतौर पे अच्छी बात डांट कर बताई जाती थी। तो हमारे सब कॉन्शियस में कहीं है कि यार ये अच्छी बात जो है ना, अगर कोई बता रहा है तो बस ठीक है, वो बोरिंग थिंग है। तो ऐसे ही जब अच्छे कंटेंट के अंदर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होता है, यूजुअली वी अवॉइड दैट एंड वी बीइंग अ बैक बेंचर्स, हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, मैं उनको इसलिए बुरा नहीं कहता कि फॉर एग्जांपल अगर रात को आप थके हुए घर आते हैं, ठीक है, और आप कोई ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें कोई नसीहतें नहीं है, कोई दिमाग नहीं लड़ाना है, जस्ट बैठ के रिलैक्स करना है, तो तब के लिए वो कंटेंट बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि उसमें एक तो वो माइंडलेस बनाया जाता है और माइंडलेसली देखा जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द रीज़न आई थिंक कि वो ज़्यादा लोग और पसंद करते हैं। क्योंकि आप अगर टिकटॉक पर बैठे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। अगर आप कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं तो आपका दिमाग इस्तेमाल होता है, लेकिन आप सिर्फ अगर उसको एंजॉय करने की नीयत से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, और दिस इज टोटली नॉर्मल आई गेस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोनों कंटेंट आई थिंक होने चाहिए। टॉपिक तो ऐसा है और आप खुद इतनी कमाल के कंटेंट क्रिएटर हैं कि दिल तो चाह रहा है कि 1 घंटा और आपसे बात की जाए, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उमर तशरीफ़ लाने के लिए और हमें अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम ख़त्म हो गया जी, हाँ, पता ही नहीं चला 2 घंटे गुजर गए। नहीं पता चला, हाँ, लेकिन पता उनको बहुत पता चल रहा है जो आजकल बीमार हैं। तो भाई जाते जाते एक और मैसेज, प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर घर में आप स्प्रे कर सकते तो करें, खुराक का ख्याल रखें। डेंगू और चिकनगुनिया और इस तरह के फीवर जो है वो आउटब्रेक है उसका, तो कोशिश करें अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इस मैसेज के साथ ही आपसे हम इजाज़त लेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।